नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और हादसे की खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। छत गिरने से एटा में हादसा हुआ है और इस मलबे में 3 लोग दब गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई है। मां और बेटी की इस हादसे में जान चली गई। मलबे में दबे बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने रेस्क्यू किया। इन तीनों को बाहर निकाला गया, लेकिन मां और बेटी की मौत हो गई। जैथरा थाना के नगला परम सुख गांव की ये घटना है, जहां पर घर की छत गिर गई और मलबे में 3 लोग दब गए। मां, बेटा और बेटी मलबे में दब गए। मां और बेटी की मौत हो चुकी है, जबकि बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है। अजेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजेंद्र, कैसे हुआ हादसा और बेटे की स्थिति के बारे में बताएं। मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला एटा के थाना जैता क्षेत्र के नगला परमसुख का मामला है, जहां देर रात लगातार बारिश होने के कारण करीब 25 से 30 साल पुराना जो मकान था, जिसके बरामदे की जो छत अचानक गिर गई थी, जिसमें माँ, बेटा और बेटी तीनों लोग सो रहे थे। अचानक बराबर आकर गिरे लेंटर के नीचे तीनों लोग दब गए। इसमें माँ और बेटी की मौके पर मौत हो गई थी। बेटा 18 वर्ष की जो बेटा है वो गंभीर घायल बताया जा रहा है, जिसे जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। फिलहाल पुलिस जो है मौके पर पहुंची है, तमाम देख रही है और वर्षा का कारण ही बताया जा रहा है। तो लगातार रात में जो बताया जा रहा है, 1 घंटे तक बारिश हुई थी, बारिश के कारण मकान गिरा है। जी मैम। जी अजेंद्र, घर का एक हिस्सा गिरा है, एक हिस्से की छत गिरी है या फिर पूरा का पूरा मकान ही? मैंने कहा ये पूरा मकान नहीं गिरा है। असल में घर में 3-4 कमरे थे, तो कमरे के बाद जो बरामदा बना हुआ होता है वो गिरा है, जिसमें माँ, बेटी और बेटा सो रहे थे। पिता दूसरे कमरे में था और दूसरा जो एक और बेटा था वो दूसरे कमरे में था, उसकी छत नहीं गिरी है। जो बरामदे में जो सो रहे थे उसकी छत एक हिस्से की छत गिरी है, जिसमें माँ, बेटी और एक बेटा जो दब गया था। इसमें माँ बेटी की मौत हो गई है, तो पिता घायल हुआ है। जी मैम। धन्यवाद अजेंद्र, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो बेटे की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। माँ और बेटी की मौत हो गई। घर जिसकी ये छत, बरामदे की छत बहुत पहले से ही जर्जर थी, बारिश को झेल नहीं पाई और छत गिर गई। छत के नीचे ही दबकर मौत हो गई माँ और बेटी की। उधर ग्रेटर नोएडा में भी एक हादसा हुआ है। यहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला और खड़े ट्रक से टकरा गई एक कार। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 की हालत गंभीर है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के रहने वाला था ये परिवार। यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर यह हादसा हुआ है। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। अमित, खड़े ट्रक में ये कार टकरा गई। दिल्ली के किस इलाके से ये परिवार जा रहा था? हादसे की वजह क्या सामने आ रही है? देखिए, आपको बता दूं, अब से कुछ देर पहले पुलिस को सूचना मिली थी कि जो एक तेज रफ्तार जो ओला कैब थी वो खड़े ट्रक में टकरा गई है। ट्रक खराब था, सड़क किनारे खड़ा हुआ था। उसके अंदर एक परिवार था जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला और 2 पुरुष हैं और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जो घायल है उनको निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं आपको बता दूं कि कई बार इस तरह के हादसे आए हैं जहाँ जो ट्रक खराब होने के बाद सड़क किनारे खड़े हो जाते हैं, उसमें अचानक कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस तरह की कई मामले सामने आ चुके हैं। बता दें कि ये जो परिवार था औरैया से दिल्ली जा रहा था और ये दिल्ली के रहने वाले थे और जितने भी अभी लोग घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उनकी हालत अभी क्रिटिकल बनी हुई है। पुलिस ने जो एक्सीडेंट हुआ था, पूरा मलबा और जो गाड़ी है उसको एक तरफ करा दिया है, रास्ते से हटा दिया। दूसरी बात ये थी कि जब हादसा हुआ था तो इतना भीषण हादसा था कि गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसके अंदर जो फंसे पैसेंजर थे उनको भी पुलिस ने कटर की मदद से बाहर निकाला। जो उनके शव थे उनको भी अब पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। अमित, और जो कैब है, आपने बताया कि ओला कैब है, यानी कि इसे घर का, परिवार का कोई सदस्य नहीं चला रहा था, ड्राइवर चला रहा होगा? देखिए, आपको बता दूं कि लगभग पहले भी इस तरह के हादसे हुए। सुबह तड़के का हादसा था कि जब एक ट्रक खड़ा हुआ था जहां एक ओला कैब ट्रक के पीछे से घुसी है। तो कई बार इस तरह की चीजें निकल के सामने आई हैं कि जो चालक है वो या तो नींद के नशे में या फिर थकावट के चलते इस तरह की दुर्घटना सामने आई है। बिल्कुल अमित, लेकिन एक दर्दनाक हादसा यहाँ बीच सड़क पर। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। यमुना एक्सप्रेसवे पर कुछ दिनों पहले भी इसी तरह का हादसा हुआ था, जब खड़े ट्रक से एक बस टकरा गई थी। तब भी यही कहा गया था कि ड्राइवर को शायद नींद आ गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। और अब ये ओला कैब टक्कर करती है और मौत हो जाती है 3 लोगों की। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर सिगरेट, तंबाकू बेचने के लिए अब लाइसेंस की जरूरत होगी। जी हां, नगर निगम वाले शहरों के लिए यह आदेश जारी हुआ है लखनऊ से। लखनऊ में पहले से लागू है नियम। अयोध्या, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद,
फिरोजाबाद, बरेली और शाहजहांपुर में भी अब ये व्यवस्था लागू होगी कि बिना लाइसेंस के किसी भी दुकान पर तंबाकू की बिक्री नहीं हो सकेगी और बिना लाइसेंस के अगर कोई तंबाकू बेचता पाया जाता है, पकड़ा जाता है तो 2,000 रुपए जुर्माना पहली बार में और दूसरी बार में 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। तीसरी बार पकड़े जाने पर 5,000 रुपए जुर्माने के साथ ही FIR भी होगी। अजीत सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजीत, एक बड़ा फैसला लिया गया है और इस फैसले की वजह क्या है इसके पीछे? बिल्कुल मेनका, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि कोविड, क्योंकि जिस तरह कोविड में था कि स्मोकिंग करने वाले या गुटखा खाने वाले इनको ज्यादा प्रभावित किया गया था। तो उसको एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट के माध्यम से सरकार को पता चला कि ये जो तंबाकू बेचा जाता है और जो बिना लाइसेंस के बेचते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनकी जो डेटा होता है डेटाबेस में नहीं आ पाता, चोरी छुपे लोग बेचते हैं, बगैर लाइसेंस के बेचते हैं। तो सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से जो नगर विकास से आदेश जारी किया गया कि अब यूपी के किसी भी बड़े शहर में अगर आप तंबाकू पान मसाला बेचते हैं तो आपको इसके लिए बाकायदा लाइसेंस लेना होगा, इसकी NOC आपको लेनी होगी और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 5,000 रुपए का जुर्माना। ये नियम कब से लागू होगा या हो चुका है? नोटिफिकेशन के बिल्कुल आदेश कर दिया गया और अब इसको जिला अधिकारियों को अपने अपने जिले में इम्प्लीमेंट कराना है। जहां पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था है वहां CP लागू करेंगे। तो ये सभी मंडल के जो मंडलायुक्त हैं और जिलाधिकारियों को ये आदेश भेजा जा चुका है और अगले 1 हफ्ते में इम्प्लीमेंट करने के बाद इसकी रिपोर्ट भी शासन से मांगी गई है। तो अब यूपी में अजीत, बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो अगले 1 हफ्ते का वक्त और उसके बाद ये जो नियम है वो लागू हो जाएगा। आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों की बैठक होगी और इससे पहले राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने राम मंदिर की नींव का निरीक्षण किया। इसके बाद राम जन्मभूमि परिसर में नींव के रॉ मटेरियल को लेकर चर्चा होगी। वहीं कल सुबह की बात करें तो कल भी मीटिंग होनी है, 2 दिनों का उनका ये मीटिंग का प्रोग्राम है। कल सुबह 9:30 बजे से 1:30 बजे तक राम जन्मभूमि परिसर में ही मीटिंग होगी। दूसरे दिन की ये बैठक होगी और इसके बाद दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक सर्किट हाउस में बैठक होगी और उस बैठक में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ ही L&T और टाटा कंसल्टेंसी के एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे। निमेश गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निमेश, वहां पर क्या हो रहा है अयोध्या में इस वक्त? जी, भवन निर्माण समिति के गर्भगृह स्थल जहां पर निर्माण होना है उस जगह पर निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही अब इसके बाद L&T विश्वामित्र आश्रम है, L&T कार्यालय है, वहां पर कार्यदायी संस्था और ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ रॉ मटेरियल पर चर्चा करेंगे। लगभग 1:30 बजे तक ये यहीं परिसर में रहेंगे और इस दरमियान मंदिर निर्माण की तैयारी, मंदिर के आसपास के विकास के क्षेत्र और क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होती रहेगी। हम इस समय मौजूद हैं आप राम जन्मभूमि गेट पर। यहाँ पर इस समय सारी शक्तियाँ कर दी गई हैं। जाहिर सी बात है कि जो तैयारियाँ हैं उसका अवलोकन यहाँ तक हो रहा है। काफ़ी लंबा परिसर है तो पूरे एक एक परिसर में एक एक जगह पर निरीक्षण किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि कहाँ पर क्या कमियां हैं। साथ ही ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ सुझाव, मंथन और चर्चा भी हो रही है। मंदिर के निर्माण के और उसकी मजबूती के लिहाज से जो रॉ मटेरियल है उसका अहम योगदान है। उसमें किस तरीके के रॉ मटेरियल इस्तेमाल किए जाएंगे, क्या क्या अभी तक हो चुका है और क्या होना है, इन तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा अंदर चलेगी। और जी, तो आज बैठक, फिर कल भी मीटिंग होनी है 2 दौर की। धन्यवाद निमेश इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे मंदिर का निर्माण होना है जो कि 1000 साल तक कम से कम उसका जीवन हो, तो क्वालिटी पर कहीं कोई समझौता नहीं। क्वालिटी को लेकर भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, हर 2 महीने पर मीटिंग होती है। अगली खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर गेहूं क्रय केंद्र बदहाल की स्थिति में है। इस वक्त बारिश में भीग रही है गेहूं की बोरियां और बारिश में भीगने से गेहूं खराब होने की आशंका भी है। बिना तिरपाल के ही खुले में रखी गई है सैकड़ों बोरियां। नगर कोतवाली के माहौली गेहूं क्रय केंद्र का ये मामला है। तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये बारिश शुरू हो चुकी है, प्री मानसून बारिश शुरू हो गई है और मानसून की भी शुरुआत होनी है, लेकिन उससे पहले गेहूं के इन बोरियों को सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप लोगों का गेहूं क्यों नहीं खरीदा गया और क्या बारिश में गेहूं भीग रहा है क्या है? बारिश होने के कारण बारिश हो रही थी, गेहूं भीगने की वजह से इसलिए गेहूं लिया नहीं गया।
कल फिर आएंगे, बोले हैं कल लेंगे। तो बारिश प्रतापगढ़ में मानसून ने दस्तक दे दी है और यहाँ पर अब बारिश होना भी शुरू हो गया है। अभी कुछ देर पहले ही प्रतापगढ़ में बारिश हो रही थी और ये गेहूं का केंद्र महुली है। आप साफ तौर तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जहाँ पर गेहूं का रखरखाव किया जाता है, किसानों से लेकर यहाँ पर गेहूं रखा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जल का भराव हो गया है, जो बोरियां हैं वो भीग रही हैं, खुले आसमान के नीचे जो है गेहूं का अनाज रखा गया है। तो साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से लापरवाही गेहूं के केंद्रों पे अफसरों द्वारा बरती जा रही है। आप देखिए मिट्टी गीली है, नीचे उसी मिट्टी में जो है अनाज की बोरियां रखी गई हैं, वो आधा से ज़्यादा जो है भीग जा रही हैं। अगर और भी ज़ोरदार बारिश होती है तो ये सारे अनाज जो है ख़राब हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विपणन अधिकारी जो हैं वो निरंतर लापरवाही बरत रहे हैं। हालांकि ये जिम्मेदारी गेहूं के केंद्र प्रभारियों की होती है, लेकिन कहीं ना कहीं भारी भरकम गेहूं के रखरखाव के लिए बजट भी आता है। लेकिन लापरवाही जो है बारिश के दौरान निरंतर अफसरों की दिखाई पड़ती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि गेहूं के केंद्र प्रभारियों के खिलाफ यहाँ के अफसर क्या एक्शन लेते हैं। रोहित सिंह, न्यूज़ 18, प्रतापगढ़। उधर पीलीभीत की मंडी पूरनपुर सरकारी क्रय केंद्रों से बारदाना ले जाते एक बिचौलिए को रंगे हाथों पकड़ा गया। पूरे मामले का किसानों ने पर्दाफाश किया है। जानकारी के मुताबिक पूरनपुर मंडी में क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद में भी बिचौलिए चांदी काट रहे हैं और मंडी पहुंचने वाले किसानों को बारदाना न मिलने की बात कह रहे हैं और लौटा दिया जाता है। बारदाना के साथ पकड़ी गई गाड़ी को चालक समेत कोतवाली लाया गया। पूरे मामले में गेहूं क्रय केंद्र प्रभारी से लेकर ठेकेदार और राइस मिलर पर मिलीभगत का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। से निकल रहा किसी काम के लिए मैं मंडी में गया तो देखा ये एक प्राइवेट गाड़ी में कुछ सरकारी बारदाना चोरी करके लिया जा रहा है और दिन भर वहाँ पे किसानों को कहा जाता है कि मंडी में बारदाना अवेलेबल नहीं है। बारदाना ना दिखाकर वो वहाँ पे तोल नहीं की जाती और शाम को घरों से तोल करके गाड़ियाँ भरी जाती हैं और बारदाना जो किसानों को शोषण हो रहा है वहाँ लूटा जा रहा है। घरों से तोल करके उनसे 200 रुपये 150 रुपये खर्चा लेके तोल की जा रही है। तो आप क्या चाहते हैं इस मामले में? हम इसके ऊपर FIR और गाड़ी सीज दोनों चाहते हैं। अगर नहीं होगी हम इनसे कोतवाल साहब से मिलेंगे, अभी जाके SDM साहब से मिलेंगे कि तुरंत हमें ये गाड़ी सीज चाहिए। और खबर सोनभद्र से, जहां पर पुलिस की बर्बरता देखने को मिली है। एक महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिसकर्मी पर महिला की पिटाई का आरोप लगा है। महिला को बेवजह पीटने का आरोप। बीजपुर मार्केट की घटना है ये। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बहुत ही गंभीर इस वीडियो को आप देख सकते हैं, जहां पर एक महिला कि डंडे से पिटाई करता एक पुलिस वाला नजर आ रहा है। सोनभद्र की ये तस्वीर बताई जा रही है, सोनभद्र का ये मामला बताया जा रहा है। महिला को आखिर ये पुलिस वाला किस बात की सजा दे रहा है ये साफ नहीं है। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन तस्वीरों को देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्दी में है ये पुलिस वाला, जो अपनी वर्दी की हनक इस महिला पर उतारता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, वो ये कि आप सभी अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करें। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका लगे। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ को आप भी सपोर्ट करें। चलो अब जान लेते हैं कि देश में कोरोना अपडेट आखिर है क्या। 24 घंटे में कोरोना के 80,834 नए मामले दर्ज किए गए। 24 घंटे में कोरोना की वजह से 3,303 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में कोरोना के 10,26,159 एक्टिव केस इस वक्त मौजूद हैं। देश में कोरोना के मामले इस वक्त नए मामलों की बात करें 80,834 नए मामले दर्ज हुए हैं बीते 24 घंटे में, जबकि इसी बीच 3,303 लोगों की कोरोना की वजह से जान भी चली गई। एक्टिव केसेस की संख्या अब घटी है रिकवरी रेट बढ़ने के साथ ही।